हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो ये जान रहे हैं कि इस समय हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का अगला वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज हमने टॉपिक ये चूज किया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अप्राइज कर दिया था। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जिन भी महिलाओं के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस कारित किया गया है, जिनके हस्बैंड्स ने उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया है, या ससुराल पक्ष ने दहेज के लालच में मारपीट कर घर से भगा दिया है, या घर में रहते हुए भी मारपीट कर रहे हैं और किसी भी तरीके का मृदु भाव नहीं रख रहे हैं, अच्छी तरीके से ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं वाइफ को, वो सारी विमेन्स, वो सारी जो वाइफ्स हैं, वो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेकर अपने आप को न्याय दिला सकती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। तो आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी केस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आप सेक्शन 12 में एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर जो आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं, डीपीओ शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उनके समक्ष एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। सेक्शंस समझ लें, सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये एप्लीकेशन मूव होती है। आपको बता दूं, आप लिखित में भी ये एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक प्रोफार्मा भी इसका उपलब्ध होता है। कोर्ट परिसर में, फैमिली कोर्ट परिसर में भी होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में भी होता है। आप उस प्रोफार्मे को भी भरकर आप सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आपके साथ, डेट्स एंड इवेंट्स के साथ इंसिडेंट्स क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए, डेट्स क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं और जो कोर्ट है उनको ये समझने में कि आपके साथ क्या क्या कब कब घटनाएं हुई हैं, समझने में परेशानी ना हो और आप उसके एविडेंसेस भी प्रोड्यूस कर पाएं और आपको न्याय मिल सके। इसलिए क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ये भी क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है किस किस व्यक्ति ने ससुराल में, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड ने क्या रोल प्ले किया, क्या किस तरह की आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कारित करी। अगर सास ने कोई गलत कार्य किए हैं, आपको ताने मारे हैं या आपको हाथ पैर से मारा है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कारित करी है, तो सास ने क्या रोल अदा किया है, ससुर ने क्या रोल अदा किया है, देवर ने क्या किया है, अगर जेठ जेठानी भी वहीं रहते हैं तो उन्होंने क्या रोल अदा किया है, क्या जो ननद हैं, अगर अनमैरिड ननद है या मैरिड ननद है, वो किस तरह की प्रताड़ना आपको देती हैं। ये सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन करना इतना जरूरी होता है, जिसकी गंभीरता हम उस समय नहीं समझते हैं जिस समय हम ये अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम क्लियरली नहीं लिखेंगे तो आगे चल के डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस होंगे नहीं, और एविडेंसेस नहीं होंगे तो कई बार उसको हम प्रूफ कर पाएंगे, कई बार उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जहां प्रूफ नहीं कर पाने की स्थिति होती है तो वहां केस हल्का हो जाता है, तो हल्के केस को सफल हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एविडेंसेस सही से ध्यान रखें, आपको इंसिडेंट्स मेंशन करने हैं, सबका रोल डिफाइन करना है उस कंप्लेन में कि इन्होंने ये घटना हमारे साथ कारित करी इस डेट में इस तरह से। अब अभी मैंने मेंशन किया कि एक प्रोफार्मा होता है, तो अगर आप प्रोफार्मा के थ्रू जा रहे हैं और प्रोफार्मा भर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 के अंतर्गत अलग अलग तरीके की मॉनिटरी, रेजिडेंशियल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, इस तरह की रिलीफ्स डिफाइंड हैं। और आप अच्छा रहेगा कि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के एक्सपर्ट लॉयर को कंसल्ट करें और वो आपको इस तरह की पूरी ये प्रोफार्मा भरने का तरीका और सारी चीजें बता देंगे। इनफैक्ट वही आपके लिए कर देंगे, आपकी फीस चार्ज करेंगे, जिससे कि आप कहीं भी गलत प्रोफार्मा भरने के कारण आपका केस खराब ना होने पाए। अब मैं कोशिश करता हूं, वैसे ये तो सारे ही बहुत इलैबोरेटिव सेक्शंस हैं, बट कोशिश करूंगा ब्रीफ में, सूक्ष्म में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू नॉलेज हो जाए और आप खुद से भी ये काम कर पाए। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया सेक्शन 18 आता है। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर
डिफाइन किया गया है, हिंदी में इसे संरक्षण आदेश कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर का सिंपल मतलब है कि अगर आप किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना का अपने कंप्लेन में जिक्र कर रही हैं, जिन जिन लोगों के लिए कर रही हैं, तो कोर्ट इस तरह के आदेश पारित करते हैं कि उन लोगों से आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है और उनको आदेश किया जाता है कि किसी भी तरीके का घरेलू हिंसा आपके अगेंस्ट कारित नहीं करेंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके वर्क प्लेस पर जाकर घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, आपसे किसी भी तरीके का इस तरह का संपर्क नहीं करेंगे घरेलू हिंसा करने के लिए। ये सारी चीजें सेक्शन 18 में एलैबोरेटेड हैं और जब कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो सेक्शन 18 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर इस तरह से पास करती है कि जो जो लोग जिस जिस तरीके की घरेलू हिंसा आपसे कारित कर रहे थे, उन सब लोगों को निषेधित किया जाता है वो घरेलू हिंसा आपके अगेंस्ट करने से। सेक्शन 18 के बाद सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर्स पास होते हैं। रेजिडेंस ऑर्डर का मतलब है हिंदी में निवास आदेश, मतलब उन केसेस में जिनमें पति ने और ससुराल वालों ने प्रताड़ित करके मार पीट के घर से भगा दिया है, घर से निकाल दिया है, घर मतलब ससुराल से निकाल दिया है, भगा दिया है, और अब आपके पास सर छुपाने की कोई भी जगह नहीं बची है। अगर आप अपने मायके में रह रही हैं और आपके मायके में भी इस तरह की जगह नहीं है जहां आप रुक सकें, या फिर मायके में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उन केसेस में आप सेक्शन 19 के अंतर्गत रेजिडेंस ऑर्डर्स ले सकती हैं कोर्ट से। कोर्ट इस चीज का ऑर्डर पारित करता है कि घर से भगाए जाने से पहले, घर से निकाले जाने से पहले जिस तरीके की गृहस्थी में आप निवास कर रही थी, उसी के इक्विवेलेंट गृहस्थी का हस्बैंड अरेंजमेंट करके आपको दे और आप उस गृहस्थी में निवास करें, और वहां भी किसी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस कारित नहीं कर सकते आपके हस्बैंड। कई बार इसमें यह देखा गया है कि किराए के लिए भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, हमको किराए का कोई मकान दिला के दें जहां हम अपनी गृहस्थी बनाएं, हम रहें, अपने हस्बैंड अपने फादर पर हम बोझ नहीं बनना चाहते हैं। इस तरह के ऑर्डर्स भी कोर्ट पारित करती है। या बहुत बार आप अपनी शादी को अगर बचाना चाहती हैं तो आप कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हमारे हस्बैंड को आदेशित किया जाए कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहीं पर एक कमरा या 2 कमरा और एक पोर्शन हमको रहने के लिए दिया जाए, जिससे कि हमारे सर पर छत बनी रहे, और इनको निषेधित भी किया जाए कि हमारे संग कोई डोमेस्टिक वायलेंस कारित ना कर पाए। अब ये तो सेक्शन 19 रेजिडेंस ऑर्डर हो गया। इसके बाद सेक्शन 20 आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉनेटरी रिलीफ के लिए होता है। आप मॉनेटरी ऑर्डर्स कोर्ट से ले सकते हैं, मतलब धनीय अनुतोष ले सकती हैं। आप कोई भी काम नहीं करती हैं, आप अपने हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट थी, उनके साथ जब रह रही थी, और अब उन्होंने चूंकि आपको घर से निकाल दिया है, आपके पास कोई जरिया नहीं है अर्निंग का, आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, आपके पास क्लोथिंग के पैसे नहीं हैं, आपके पास मेडिकल के पैसे नहीं हैं, तो आप सेक्शन 20 के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ ले सकती हैं। कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये करके मेरे हस्बैंड की इतनी इतनी इनकम है, ये कार्य वो करते हैं, सैलरीड हैं तो उनकी सैलरी स्लिप मेंशन करें, अगर वो बिजनेस करते हैं तो ITR मेंशन करें, GST रजिस्ट्रेशन मेंशन करें, कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन दें, ये प्रूफ दें कि वो इतनी 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 इनकम कमाते हैं और मुझे उस इनकम में से इतना रुपया महीने में दिलाया जाए जिससे कि मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊं। तो ये धनीय अनुतोष जो है, जो मॉनेटरी रिलीफ है, वो सेक्शन 20 में आप कोर्ट से सॉर्ट करते हैं। अब सेक्शन 20 के बाद सेक्शन 21 आता है। ये उन केसेस में लागू होता है जिन केसेस में आप की शादी से आपका कोई बच्चा है। अब अगर आपका बच्चा है और आप उसकी कस्टडी चाह रहे हैं, आपको घर से निकाल दिया बट आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो आप सेक्शन 21 के अंतर्गत इस तरह के ऑर्डर्स ले सकते हैं कि भाई हमारा केस चल रहा है बट फिर भी सेक्शन 21 में इनको आदेशित किया जाए कि ये मेरे बच्चे से मिलाते रहें, मेरे बच्चे से की कस्टडी मुझे दी जाए, क्योंकि ये उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं और उसको इनके साथ रहकर नुकसान होगा। जो हमारा सेक्शन इसके बाद आता है वो है सेक्शन 22। अब सेक्शन 22 में बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स पारित किए जाते हैं। अगर किसी भी तरीके की आपके साथ क्रूअल्टी हुई है और उस क्रूअल्टी में आपको चोट लगी है, इंजरीज हुई हैं, या आपको कोई और हरासमेंट किया गया है,
तो सेक्शन 22 में कोर्ट कॉम्पनसेशन आपको दिलाती है। कॉम्पनसेशन आपको कई बार जब केस खत्म हो रहा होता है उस समय आपको एक मुश्त पैसे के रूप में या किसी और रिलीफ के रूप में कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स कोर्ट पारित करती हैं आपके साथ हुई डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अब यहां तक तो सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सेक्शन जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सेक्शन 125 जब मैं डिस्कस कर रहा था, इस वीडियो में भी बना देता हूं कि जब भी आप केस फाइल करें तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आपको जरूर फाइल करनी है, क्योंकि मुकदमा तो लंबा चलने वाला है। दौरान मुकदमा भी आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ रेमेडीज, आपको लीगल रेमेडीज अवेलेबल रहें, इसलिए आपको इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करना बहुत जरूरी है। बस ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल होती है वो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 में फाइल होती है। तो आपको अलग से सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन देना जरूरी है, तभी आपको दौरान मुकदमा कोई ना कोई मेंटेनेंस बंध पाएगा और आपको मुकदमा लड़ने के लिए ताकत भी मिल पाएगी और पैसा भी मिल पाएगा। अगर आपके पास कोई भी मेंटेनेंस का स्रोत नहीं है तो आपको सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन इंटरिम मेंटेनेंस जरूर फाइल करना है और उसमें प्रेयर करना है कोर्ट से कि भाई मुकदमे के दौरान हमको पहले इनसे कुछ मेंटेनेंस दिलाया जाए जिससे कि हम अपने आप का जीवन यापन कर पाएं। इसी में आप घरेलू हिंसा जो आपके प्रति कारित की गई है उसी के एवज में आप निवास आदेश भी मांग सकती हैं। तो आप मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं और निवास आदेश भी मांग सकती हैं। दोनों ही आप सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 की एप्लीकेशन में मांग सकती हैं, जो कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है। अब ये चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो इसको बहुत क्रिमिनलिश मत समझिएगा, बट ये क्रिमिनल नेचर का ही होता है। इसमें कोई सजा तो नहीं मिलती है, कोई इम्प्रिजनमेंट या कोई जेल जाने की संभावना नहीं होती है आपके हस्बैंड या आपके ससुराल वालों को, बट आपको इस तरह के आदेश पारित किए जा सकते हैं कि आपके प्रति कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना किया जाए, और अगर किया जाएगा फ्यूचर में, भविष्य में, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कोर्ट द्वारा। और इसमें आपको मेंटेनेंस की भी अपॉर्चुनिटी रहती है, आप मेंटेनेंस भी सीख कर सकते हो। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस तरह का एक्ट बनाया गया है जो प्योरली विमेन स्पेसिफिक है और विमेन के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को इसमें कवर किया जाता है। तो एक बहुत अच्छा एक्ट है जिसकी नॉलेज होना हर युवती के लिए, हर महिला के लिए जरूरी है, जिससे कि अगर उन पर कोई अत्याचार हो रहा है, उन पर कोई प्रताड़ना कारित की जा रही है, मारपीट की जा रही है, क्रूरल्टी की जा रही है, तो वो इस एक्ट का यूज करके अपने आप को बेनिफिटेड कर सकें, अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और कुछ फायदा ले पाएं, जिससे कि उनके हस्बैंड और ससुराल वालों को वो अपने प्रति डोमेस्टिक वायलेंस करने से, घरेलू हिंसा करने से रोक पाएं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में पूछने के बाद भी ऐसी कोई बात रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। 7 बजे से 9 बजे के बीच में मैं सारी कॉल्स उठाता हूँ वीकडेज में। अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूं तो मेरे असिस्टेंट्स कॉल उठाएंगे, अपॉइंटमेंट डायरी में मेंशन कर लेंगे, आपको एक टाइम बता देंगे, कृपया उसी टाइम पर कॉल कर लें। हम कोशिश पूरी करते हैं सारे व्यूअर्स को हम जवाब दें, इसी वजह से ये प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, वीडियो का एंगेजमेंट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँच पाते हैं और वो बेनिफिटेड होते हैं। So I promise to meet you in the next video. Till then, I'll take your leave. Yours legally, Advocate Gaurav Shukla.